गुलामी की इस बेड़ियों में जीवन जीते हुए नहीं रहेंगे। आपकी हर सांस इस मंत्र की गूंज बन जाए। ये मंत्र है करो या मरो। भारत की धरती हर कोण से सुंदर थी। हिमालय की ऊंचाइयां, गंगा यमुना की पावन धाराएं, राजस्थान की सुनहरी रेत और केरल की हरियाली। जंगलों में गूंजती पक्षियों की आवाज, खेतों में लहलहाती फसलें, मॉनसून की बारिश में भीगती धरती, एक दृश्य जो मन मोह ले। भारत हर धर्म का घर था। मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान, चर्चों की शांति, गांवों में बैलगाड़ी की रफ्तार, चौपाल की कहानियां, महिलाएं गीत गाती खेतों में, पुरुष अपने शिल्प और व्यापार में लीन। स्वतंत्रता से पहले का भारत गुलाम नहीं, एक जीवंत संस्कृति था। उसकी सुंदरता उसके लोगों के दिलों में थी। एक वक्त था जब भारत में सोना उगला करता था। सब कुछ था हमारे पास, संस्कृति, समृद्धि, शांति। यही था भारत। पर फिर एक दिन सब बदल गया। अपने ही देश में लोग पराये बन गए। अंग्रेज आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। फिर आए अंग्रेज व्यापार के नाम पर, लेकिन इरादे कुछ और थे। धीरे धीरे उन्होंने हमारे राज्यों को बांटना शुरू किया, हमारे बीच दरारें डाली, हमसे हमारी जमीन, हमारी पहचान, हमारी स्वतंत्रता छीन ली। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था व्यापार का, पर असली मकसद था राज करना। हर नदी, हर खेती, हर हाथ पर उनका कब्जा होने लगा और भारत बन गया उनका एक लूट का बाजार। लेकिन हर जुल्म के जवाब में एक आग भड़कती गई, एक ज्वाला जल उठी जो हर कोने में फैलती चली गई। गांधी जी का अहिंसा का मार्ग सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। भगत सिंह का बलिदान हर नौजवान के दिल में एक जोश बनकर दौड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का गरजता हुआ संदेश, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तो खुद तलवार उठाई और कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आजादी के लिए भारत के हर वीर ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जब गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो सिर्फ कुछ लोग नहीं, एक जनता का सागर उठ खड़ा हुआ। हर गली, हर बस्ती से आवाजें आईं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ना हथियार थे, ना सैनिक ट्रेनिंग, पर दिलों में था जुनून, एक ही मकसद, आजादी। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नागरिक अवज्ञा हो या भारत छोड़ो आंदोलन, हर कदम पर भारत के लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आइए विस्तार से बात करते हैं। सन 1900 भारत की राजनीति का रंग बदल रहा था। एक तरफ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने अपनी पहचान बना ली थी, पर मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी दूर खड़ा था। उन्हें डर था, डर कि कहीं कांग्रेस के राज में उनके हक, उनकी जुबान, उर्दू और उनकी धार्मिक पहचान खो न जाए। तभी उभर कर आए सैयद अहमद खान, जिन्होंने एक सपना देखा, शिक्षा के जरिए मुसलमानों का पुनर्जागरण। 1875 में
उन्होंने बनाई मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जहां इस्लामी मूल्य और आधुनिक शिक्षा साथ साथ चले। पर भारत की मुस्लिम आबादी एक जैसी नहीं थी। तरक्की की राह सबके लिए बराबर नहीं थी। दूसरी तरफ थे लोकमान्य तिलक, जिन्हें अंग्रेज कहते थे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और उनके साथ थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो संयम और सुधार के रास्ते पर थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सांसद ब्रिटेन में, जिन्होंने स्वराज का नारा लगाया, और तिलक ने उस सपने को आग में बदल दिया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ उग्रपंथी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लालाजी, जो बहिष्कार, जन आंदोलन और टकराव चाहते थे। दूसरी तरफ थे नरमपंथी नौरोजी, गोखले, जो बदलाव की उम्मीद अंग्रेजी हुकूमत के भीतर से रखते थे। 1906 एक प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो से मुलाकात की, जिसका नतीजा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसने मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाया और मुस्लिम लीग की अलग राजनीतिक पहचान मजबूत कर दी। पर भारत से दूर 1913 में गदर पार्टी जन्मी, जहां हिंदू, सिख, मुस्लिम सब एक साथ एक ही मकसद के लिए अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंको। 1914 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस खड़ी हुई, साझा राष्ट्र, बराबरी के अधिकार और धार्मिक आजादी के लिए। साल 1921 अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम का अधिवेशन चल रहा था। मंच पर खड़े हैं मशहूर कवि और नेता हसरत मोहानी। उनकी आवाज गूंजती है, पूर्ण स्वराज। वी.के. कृष्ण मेनन ने इंडिया लीग बनाई, एक ऐसा संगठन जिसने ब्रिटेन की धरती पर बैठकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। उसी साल साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का संविधान बनाने की समिति बनी। दिसंबर 1949 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ कह दिया, अब लक्ष्य सिर्फ एक है, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का ऐलान हुआ। फिर आया गांधी इरविन समझौता, मार्च 1931, 90,000 राजनीतिक कैदी रिहा हुए। साल था 1947। लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की, ब्रिटिश भारत अब दो हिस्सों में बंटेगा, भारत और पाकिस्तान। और फिर 14 अगस्त रात 11:57 पाकिस्तान का जन्म हुआ। कुछ ही घंटे बाद 15 अगस्त रात 12:02 भारत ने भी सांस ली, एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। हर घर, हर गली, हर दिल में तिरंगे की लहराती छवि बस गई। एक दिन जब सपना पूरा हुआ, भारत आजाद हुआ, लाखों लोगों की कुर्बानियों का फल मिला, आसमान में तिरंगा लहराया। और नेहरू जी ने कहा, जब दुनिया सो रही थी तब आधी रात के समय भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन इस आजादी के साथ आई एक गहरी छाया, विभाजन यानी बंटवारा। एक देश दो टुकड़ों में बांट दिया गया। लाखों लोगों को अपने घर, अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी। सूखी माटी, सूखा है अब हल, सूखे सपने, सूखा है अब कल। इतनी सी ये कहानी है, बंजर ये जिंदगानी है, बस आंखों में अब पानी खून, है, आंसू, विरह। बस आजादी की खुशी में छुपा हुआ था एक गहरा दर्द, अब पानी है, एक साइलेंट चीखों से भरा समंदर। इस कठिन समय में नेहरू और पटेल ने तय किया, संक्रमण काल में माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल बने रहेंगे। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह जिम्मा संभाला और नए भारत की सेवा में जुट गए। मगर उस रात जन्मी थी एक नई सुबह भी, आजादी की सुबह।
एक ऐसी सुबह जिसने भारत को एक नया नाम, एक नई पहचान दी। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि वो पल था जब सदियों की गुलामी टूटकर बिखर गई और भारत ने पहली बार खुले आसमान में सांस ली, आजाद होकर। इसी बीच संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हो रहा था, जो आने वाले भारत की आत्मा बनने वाला था। 26 नवंबर 1949 संविधान पूरा हुआ, भारत गणराज्य बना, तिरंगे के नीचे एक नया युग शुरू हो गया। आज जो आजादी हम खुले आसमान के नीचे महसूस करते हैं, वो उन लाखों वीरों की देन है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, एक विरासत है। आज हम मोबाइल में तिरंगा लगाते हैं, कभी सोचा किसी ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी थी? हर नई सुबह में उनकी मेहनत छुपी है। हर वोट, हर स्कूल, हर आजाद सांस उनके बलिदान का नतीजा है। तो आओ सर झुकाएं उनके लिए, शपथ लें कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। जय हिंद।